हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना अध्ययन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आरटीई 2009 का पार्ट 2। इससे पहले आरटीई से रिलेटेड एक वीडियो क्लास पढ़ी जा चुकी है जिसमें हमने आरटीई की प्रारंभिक जानकारी और उसका अध्याय 1 पढ़ा था। आज दोस्तों हम राइट टू एजुकेशन 2009 का अगला अध्याय पढ़ेंगे, यानी अध्याय 2 और अध्याय 3। अध्याय 2 दोस्तों धारा 3 से धारा 5 तक है, यानी इसमें इन धाराओं का उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, अध्याय 2 में कौन कौन सी धाराओं का उल्लेख किया गया है और इन धाराओं में मुख्य बातें क्या क्या हैं। जैसे जो धारा 3 है इसमें लिखा गया है दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। भाई आपसे सवाल पूछ लेगा कि कौन सी धारा में ये बात लिखी गई है कि शिक्षा प्राप्त करना आरटीई के तहत प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो दोस्तों धारा 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगली धारा देखिए, धारा 4। इसमें लिखा गया है कि बच्चों की आयु के हिसाब से उन्हें कक्षा में प्रवेश दे। जिस उम्र का बच्चा एडमिशन ले रहा है स्कूल में तो उसकी उम्र देखी जाए और उम्र के हिसाब से उसका कक्षा में एडमिशन लिया जाए। यह बात आरटीई 2009 की कौन सी धारा उल्लेखित करती है? धारा 4। धारा 5 देखिए दोस्तों, धारा 5 में उल्लेख किया गया है कि टीसी प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। कोई भी स्कूल के प्रिंसिपल या जो डायरेक्टर है वो बच्चे को टीसी देने से मना नहीं कर सकते। भाई ट्रांसफर सर्टिफिकेट यदि बच्चा मांग कर रहा है तो स्कूल का जो संचालक है उसको देना ही होगा। आगे बात समझ में? तो सवाल पूछ लेगा कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम की कौन सी धारा में टीसी प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, ऐसा वर्णित है। यह जानकारी दोस्तों धारा 5 में लिखी गई है। अगला अध्याय देखिए भाई, अध्याय 2 में धारा 3 से धारा 5 तक की जानकारी है। धारा 3 में लिखा गया है शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। धारा 4 में लिखा गया है कि बच्चों को कक्षा में प्रवेश आयु के हिसाब से दिया जाए। धारा 5 में जानकारी दी गई है कि टीसी प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम क्या है? इसका नाम है कि इस आरटीई के तहत जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उन बच्चों के लिए स्थानीय प्राधिकार के तो क्या दायित्व होते हैं, समुचित सरकार के क्या दायित्व होते हैं और माता पिता के कौन कौन से दायित्व होते हैं। तो स्थानीय प्राधिकार, समुचित सरकार और माता पिता के दायित्वों की जानकारी आरटीई के अध्याय 3 में दी गई है और अध्याय 3 धारा 6 से धारा 11 तक है। पूछ लिया जाएगा कि अध्याय 3 में कौन सी धारा से कौन सी धारा तक उल्लेख किया गया है? धारा 6 से धारा 11 तक। अब पढ़िए दोस्तों प्रत्येक धारा के बारे में अध्याय 3 की। सबसे पहले देखिए धारा 6। धारा 6 में जानकारी दी गई है दोस्तों स्कूल की स्थिति, कि स्कूल का गठन कहां किया जाए, कितनी कितनी दूरी के अंतराल पर सरकार के द्वारा स्कूल बनाई जाए। तो इसके लिए दोस्तों दो अलग अलग बातें होती है भाई। एक तो जो कक्षा 1 से 5 तक होती है उसकी जानकारी और एक कक्षा 6 से 8 तक की जानकारी। ऐसे स्कूल जो कक्षा 1 से 5 तक चलती है वो दोस्तों 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। भाई प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 1 से 5 तक की एक स्कूल होना अनिवार्य है।
और जो कक्षा 6 से 8 तक चलती है, ऐसा विद्यालय जिसमें कक्षा 6 से 8 तक का ही अध्यापन कार्य करवाया जाता है, वह स्कूल अपने भारत के आरटीई अधिनियम की शर्तों के अनुसार तो दोस्तों 3 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, और अपना जो राजस्थान का आरटीई एक्ट है उसके अनुसार दोस्तों 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल का गठन किया जाना चाहिए। और जब कभी दो स्कूलों का एकीकरण करना हो तो हमेशा एकीकरण जो निकटतम विद्यालय है उसी का होगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए भाई, अध्याय 3 की और आरटीई 2009 की धारा 7 क्या कहती है। धारा 7 में दोस्तों वित्तीय अनुपात का उल्लेख किया गया है कि आरटीई के तहत जिन गरीब बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, सरकार के द्वारा निःशुल्क तरीके से पढ़ाया जाता है और अनिवार्य तौर पर पढ़ाया जाता है, तो उनके खर्चे के लिए जो निजी संस्थाएं होती हैं उनमें जो पैसा आता है वो सरकारों से किस अनुपात में आता है भाई। केंद्र सरकार तो कितना पैसा देती है और संबंधित राज्य की स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा देती है भाई। तो यदि सामान्य अनुपात देखें तो दोस्तों वह है 60:40। 60:40। आपसे सवाल पूछ लें कि भारत के सामान्य राज्यों में आरटीई 2009 की अधिनियम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो वित्तीय अनुपात है वह किस रेशियो में है, वह 60:40 में है। लेकिन यदि एग्जामिनर आपसे विशेष तौर पर सवाल पूछ ले कि हमें बताइए कि पूर्वोत्तर भारत में आरटीई कानून के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों का अनुपात कितना है भाई, यह अनुपात है 90:10। ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में 90% खर्च की जो राशि होती है वह तो देती है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, और जो 10% खर्चा है वो संबंधित राज्य की सरकार उठाती है भाई। पूर्वोत्तर भारत में कौन से राज्य आते हैं? इसमें दोस्तों 7 राज्य आते हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इन 7 राज्यों को दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में शामिल किया जाता है, और इन राज्यों को धारा 371 के तहत विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों वो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य हैं। आ गई बात समझ में? तो इसलिए उन राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात 90:10 है। बात क्लियर है? ठीक है। यहां एक और आप विशेष रूप से ध्यान रहे, आपसे यहां पर्टिकुलर एक और सवाल पूछा जा सकता है कि अनिल बोधाय कमेटी, कौन सी कमेटी भाई? जिसके अध्यक्ष थे अनिल बोधाय। अनिल बोधाय कमेटी के अनुसार आरटीई 2009 के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात कितना है? 68:32। यानी केंद्र सरकार तो 68% धनराशि देगी और राज्य सरकार वहन करेगी 32%। तो ध्यान रखना, अनिल बोधाय कमेटी के अनुसार वित्तीय अनुपात 68:32 है। पूर्वोत्तर भारत में यह अनुपात 90:10 है, और जो सामान्य राज्य हैं उनमें यह अनुपात 60:40 है। अब देखिए धारा 8। धारा 8 में लिखा गया है कि समुचित सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के दायित्व क्या क्या है इस आरटीई अधिनियम को लेकर। ठीक है, तो सवाल पूछ लेगा कि आरटीई अधिनियम 2009 में समुचित सरकार के दायित्वों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 8 में किया गया है। धारा 9 देखें दोस्तों, धारा 2 में लिखा गया है लोकल बोर्डिंग के कर्तव्य। लोकल बोर्डिंग से मतलब है दोस्तों स्थानीय प्राधिकार के लोगों का आरटीई के तहत अध्ययनरत बच्चों के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या दायित्व होना चाहिए, यह उल्लेख किया गया है धारा 9 में। और माता पिता के कर्तव्यों की जानकारी दी गई है दोस्तों धारा 10 में। माता पिता के कर्तव्यों की बात किस धारा में लिखी गई है? धारा 10 में। तो धारा 8, 9 और 10 ये लगातार ही ध्यान रख लेना। धारा 8 में तो समुचित सरकार के कर्तव्यों की बात कही गई है, धारा 9 में लोकल बोर्डिंग के कर्तव्यों की बात, और धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य की बात कही गई है।
यहां दोस्तों अध्याय 3 की अंतिम धारा देखिए, धारा 11। धारा 11 में दोस्तों आंगनबाड़ी का उल्लेख किया गया है। भाई आंगनबाड़ी क्या होती है? आंगनबाड़ी का मतलब है दोस्तों पूर्व प्रारंभिक शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा। यह है ना दोस्तों कक्षा 1 से 5। इससे भी पहले दोस्तों बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, यानी कि 3 से 6 वर्ष की अवधि के बच्चों को। और जहां इनके लिए शिक्षण कार्य करवाया जाता है वह स्थान दोस्तों आंगनबाड़ी कहलाती है। तो आंगनबाड़ी को भी दोस्तों आरटीई अधिनियम 2009 के अधीन लिया गया है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में कौन सी धारा में आंगनबाड़ी का प्रावधान है? धारा 11 में। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल साबित हो सकता है। आंगनबाड़ी के मामले में दूसरा सवाल यह पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी उम्र के बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है? 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को। दूसरी बात, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा में किसे शामिल किया गया है? आंगनबाड़ी को शामिल किया गया है। यहां दोस्तों मैं आपको 2 स्पेशल रिमार्क्स और बता देता हूं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। आपसे यदि सवाल पूछ ले कि भारत में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? यह 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पूछ लेगा, भारत में मिड डे मील योजना कब से प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। दूसरा सवाल, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया? मई 1998 में। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तो मई 1998 में प्रारंभ किया गया और जो मिड डे मील योजना है वह 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई। यह दोस्तों अपने आरटीई अधिनियम का पार्ट 2 है। इसके बारे में जो शेष बची हुई जानकारी है वह अपन आगामी वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।